हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक देखो, भाषा का। भाषा किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। अब भाषा भी में भी अशुद्धियां होती हैं। एक व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जो किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना सिखाए, उसको व्याकरण कहते हैं। अब देखो, व्याकरण में क्या चीज होती है। भाषा एक पेड़ की तरह से है। जैसे पेड़ की जड़, फिर तना, फिर पत्तियां, फिर शाखाएं, इस तरह से अलग अलग इसके हिस्से होते हैं। इसी प्रकार से भाषा के व्याकरण के भी एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार मिलकर के पूरी भाषा और साहित्य बनता है। इसके कई हिस्से हैं। आज देखो, सामान्य परिचय में जैसे छोटी छोटी पत्तियां मिलकर के और फिर पूरी शाखाएं बनती हैं, इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज अलग मिलकर के पूरा साहित्य बनता है। सबसे पहले देखो, भाषा में क्या क्या चीज होती है। ध्वनि। ध्वनि। अब देखो, ध्वनि से हम मन ही मन में क्या समझते हैं? किसी चीज का उच्चारण होना, हमें कुछ कानों में सुनाई पड़ना, वही तो ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि किसी चीज का उच्चारण होना। उच्चारण का मतलब कोई चीज बोलने के बाद हमें कानों में सुनाई देना। तो इस पर प्रश्न ये बन गया, उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। यह भी प्रत्येक भाषा आपस में मिली जुली हुई है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साउंड। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? साउंड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ध्वनि। अब किसी चीज का उच्चारण कर दिया, जैसे क, ग, च, प, त, जब इनका उच्चारण करते हैं हम, तो इनको ध्वनि कहते हैं, जब लिखते नहीं। और जब जैसे क बोला, च बोला, त बोला, जब तक हम इनको बोलते हैं तब तक ये ध्वनि होंगी। और जब इन ध्वनियों को हमने कोई लिपि चिन्ह दे दिया, लिपि चिन्ह दे दिया, छोटे से छोटा लिपि चिन्ह दे दिया, तो ये फिर वर्ण कहलाई। कहने का मतलब क्या हुआ? लिपि चिन्ह के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। जैसे ए, आ, क, ख, ग, जब तक हम इनको बोलते हैं तब तक ये ध्वनि रहेगी, और जब इनको लिख दिया तो ये क्या कहलाएंगी? वर्ण कहलाएंगे। यानी इनको एक चिन्ह दे दिया, लिपि चिन्ह के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण हो गई। अब देखो, इसके इनसे छोटे और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते कि कह के और ज्यादा छोटे टुकड़े हो गए भाई, इनसे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ये वर्ण एक अखंड ध्वनि है। अखंड ध्वनि है, यानी इसको और ज्यादा आगे से तोड़ा नहीं जा सकता कि कैसे क को तोड़े ये अलग से, ये अलग से, ऐसा नहीं है। सबसे छोटा चिन्ह यही है। तो ऐसी ऐसी छोटी से छोटी अखंड ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है। इसका अंग्रेजी में इसका नाम क्या होगा? कैपिटल। इसका क्या नाम होगा? लेटर। लेटर। लिपि चिन्ह के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर। इसको ए बी सी डी ये नाम दे दिया, तो भाषा आपस में मिली हुई है। अब देखो, क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से हम सीखते हैं। फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, फिर ये र ल व है, स है, ए आ, ये वर्ण हो गए। अब अकेले वर्णों से पूरी भाषा थोड़ी न बनती है। जिस तरह से पेड़ होता है, पूरा पेड़ में कई पत्तियां होती, कई शाखाएं होती, जड़ होती हैं, कई तने होते हैं, इन सारी चीजों से मिलकर के ये पेड़ बना, यानी छोटी छोटी चीज आपस में जुड़ करके। इस प्रकार से अब ये क्या काम आएंगे? जैसे क, मैं, ले, अलग अलग लिखा हुआ है तो इसका कुछ भी मतलब नहीं। और इसको यदि इस प्रकार से लिख दिया, क, मैं, ले, कमल, तो यानी वर्णों को मिलाकर लिख दिया। अब इसका कुछ अर्थ निकला, या तो कोई पुष्प है या कोई लड़का है, तो इससे ये शब्द बन गया। इसी प्रकार से और भी शब्द बनते हैं। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि, और उस ध्वनि को जब कोई लिपि चिन्ह दे दिया जाता है तो वर्ण कहलाती है। यानी लिपि चिन्ह के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। और वर्णों को
का मेल जिससे कोई अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं? शब्द। शब्द। तो इसका मतलब क्या हो गया? अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? शब्द। यानी वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई शब्द अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? शब्द। इसको दूसरी प्रकार से भी क्या कहते हैं? कह सकते हो वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। तो जब हम बोले बोले थे तब तक ध्वनि ध्वनि को लिपि चिन्ह दे दिया तो उसका नाम वर्ण कहलाया, छोटे से छोटा। कई वर्णों को मिला करके ऐसी इस प्रकार से मिलाया गया जिसका कोई अर्थ निकला उसको शब्द कहा गया। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? शब्द होगी। अब देखो ये शब्द भी व्याकरण में डिक्शनरी में हो गए, ए का एप्पल, बी का बैट अंग्रेजी में, इसी तरह से हिंदी में ये शब्द हो गए, क से कबूतर, ख से खरगोश, इस तरह से सिखाते हैं पहली बार। तो उन शब्दों को फिर किस काम में लिया गया? डिक्शनरी तो हो गई। डिक्शनरी में फिर आपस में शब्दों को जोड़ते हैं यानी रचना करते हैं। जैसे ये है कमल, ये क्रिया है खेलना, और ये रहना। ये अलग अलग लिखे हुए हैं 3 शब्द। ये राम है, ये आम है, और ये खाना। ये अलग अलग लिखे हुए सब डिक्शनरी में। इन शब्दों को आपस में मिला करके इस तरह की रचना करना कि शब्द से आगे की प्रक्रिया भी आगे बढ़े। जैसे देखो कमल खेल रहा है, कमल खिल रहा है, कमल खेलना और रहना, ये तीनों अलग अलग शब्द थे। इन तीनों शब्दों को मिलाकर कोई रचना की गई। तो शब्दों को मिलाकर जब कोई रचना की जाती है जिससे शब्द का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। यानी इसका दूसरी तरह से क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार से अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, उसी प्रकार से रचना के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है। आप देखो, आपने फर्क देखा होगा। जैसे कमल है, ये कमल एक शब्द है, तो शब्द के अर्थ लड़का भी हो सकता है, किसी लड़के का नाम भी, कमल फूल का नाम भी हो सकता है। तो इसके 2 अर्थ हो गए। लेकिन जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहां पर उसका अन्य शब्दों के साथ रिये के कारण से एक ही अर्थ होता है। तो शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कमल खेल रहा है, यहाँ पर खेलना क्रिया है, तो खेलना क्रिया कौन कर सकता है? लड़का ही तो है। यहाँ पर कमल का अर्थ क्या हो गया? लड़का। कमल खिल रहा है, खिलने का पुष्प खिलता है, यहाँ पर कमल का अर्थ क्या हो गया? पुष्प हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या प्रयोग निकला? शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है, और जब वह अकेला लिखा होता है तो उसके जो जो अर्थ हो सकते हैं उनमें से कोई भी अर्थ लगाया जा सकता है। ठीक है। तो शब्दों को मिलाकर के जब कोई रचना की जाती है जिससे शब्द का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाता है उस प्रक्रिया को वाक्य कहते हैं। तो शब्दों को मिलाकर के रचना की जाती है। एक वाक्य हो गया, फिर अगला वाक्य, फिर अगला वाक्य, फिर अगला वाक्य, कई वाक्य मिलाकर के गद्यावतरण या पद्यावतरण बनता है। तो गद्यावतरण या पद्यावतरण का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाया? वाक्य। तो रचना के आधार पर, फिर से सुन लीजिए, उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिपि चिन्ह के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और शब्द के शब्दों को मिलाकर के रचना की गई। रचना के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य। रचना के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य। अब देखो एक नाम और है अक्षर। अक्षर ये क्या होता है? अक्षर क्षरण का मतलब समाप्त होना, और ए लगने से इसका अर्थ उल्टा हो गया, समाप्त नहीं होना। देखो यहां पर क्या तात्पर्य है?
जब हम किसी शब्द को या किसी वर्ण को बोलते हैं तो फेफड़ों से हवा उठती है और मुख से फिर वो बाहर निकल जाती है। फिर बाहर निकल जाती है तो थोड़ी देर में हम बाहर की हवा अंदर लेते हैं और वो भी फिर थोड़ी देर में बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं कि बाहर की हवा अंदर लेना फिर अंदर की हवा को बाहर छोड़ देना, इसको सांस लेना या समास लेना कहते हैं। अक्सर किसे कहते हैं? एक ही समास में उच्चारित ध्वनियों को अक्सर कहते हैं। यानी एक ही समास में उच्चारित ध्वनियों को अक्सर कहते हैं। जब हम बाहर से हवा लें फिर भीतर की हवा बाहर छोड़ दें, एक बार ये प्रक्रिया की तो एक अक्षर हो गया। ठीक है, तो देखो एक ही समास में हम एक वर्ण को भी उच्चारित कर सकते हैं, एक शब्द को भी उच्चारित कर सकते हैं एक ही सांस में। जैसे एक सांस में हमने बोल दिया क, ख, ए। एक सांस में हमने बोल दिया राम, तो राम एक शब्द है, तो राम एक सांस में बोल दिया तो इसलिए अक्षर भी होगा ये। और वर्ण ये अलग है, इनको भी एक ही सांस में बोला जा सकता है, तो ये भी अक्षर हो गए। तो शब्द भी अक्षर हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है। जबकि सीताराम, इसको हमने एक सांस में नहीं बोला, तो एक सांस में तो सीता, एक में राम, तो एक अक्षर तो सीता में, एक अक्षर राम में। तो देखो अक्षर किसे कहते हैं? जब हम किसी वर्ण का या शब्द का उच्चारण करें तो सांस नहीं टूटे, इतनी प्रक्रिया को अक्षर कहते हैं। न क्षरणम इति अक्षरम, श्वास नहीं टूटे। तो देखो उच्चारण के आधार पर तो सबसे छोटी इकाई थी ध्वनि, और यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग प्रश्न बनता है। उच्चारण समास यानी एक ही श्वास में उच्चारित ध्वनियां या शब्द, ये क्या कहलाते हैं? अक्षर। उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई थी ध्वनि, उच्चारण समास के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर। जैसे क को एक सांस में बोल दिया तो ये भी अक्षर, राम को एक सांस में बोल दिया तो ये भी अक्षर। कहने का मतलब प्रत्येक शब्द, ये प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है। अब बताओ ये सही है या गलत? देखो प्रत्येक जो वर्ण है क, ख, ए, आ, इनको दोबारा सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही श्वास में ये बोले जा सकते हैं। यानी प्रत्येक वर्ण का उच्चारण एक ही श्वास में हो सकता है। तो प्रत्येक वर्ण अक्षर भी है, लेकिन प्रत्येक अक्षर का वर्ण होना आवश्यक नहीं। जैसे राम एक शब्द है और राम एक अक्षर भी था, तो राम वर्ण नहीं हो सकता। फिर से देखो प्रत्येक वर्ण को एक ही श्वास में उच्चारित किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर का वर्ण होना आवश्यक नहीं। अक्षर शब्द भी हो सकता है, प्रत्येक वर्ण तो अक्षर है ही। वे शब्द जिनको एक ही श्वास में बोला जा सकता है उनको अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि, उच्चारण समास के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। अब देखो ये वाक्य हो गया। वाक्यांश किसे कहते हैं या उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य, उपवाक्य, उपवाक्य यानी वाक्य का छोटा हिस्सा जिसमें पूरी बात स्पष्ट नहीं हो, वो उपवाक्य कहलाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी ने कहा, इसमें बात क्लियर नहीं हुई, क्या कहा? ये आधा हिस्सा रह गया एक वाक्य का। दूध बेचने वाला, तो इसमें पता नहीं चला कि कौन दूध बेचता, कब बेचता है। दवाई देने वाला, इसमें भी पता नहीं चला। राम एक डॉक्टर है, ये तो वाक्य हो गया। और दवाई देने वाला पता नहीं कौन दवाई देता क्या है। तो वाक्य का हिस्सा क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसको पद कहते हैं। जैसे राम यहां पर लिख दिया, राम एक शब्द है। पढ़ना यहां पर लिख दिया, पढ़ना एक शब्द है, क्रिया शब्द है। और जब हम इसको ऐसे लिखते राम पढ़ता है, तो राम एक पद हो गया और पढ़ना भी एक पद हो गया। यानी पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को और वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उस शब्द को
वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद में पद कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, इसी प्रक्रिया को पद कहते हैं। राम यहां पर एक पद है, तो राम पठना क्रिया का करता है, राम एक वचन में है, राम पढ़ना क्रिया वर्तमान काल में करता है, ये ऐसे प्रतीत होता है। पढ़ना, पढ़ता भी एक पद है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया कौन करता है? राम करता है। पढ़ना क्रिया किस काल में होती है? वर्तमान काल में होती है। इसीलिए तो इस टॉपिक को कहते हैं पद परिचय। ये आपस में किस, पद परिचय का मतलब ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है। एक है शिरोरेखा, आसान सी बात है ये। शिरोरेखा हिंदी में जब हम शब्दों को आपस में, वर्णों को आपस में मिलाकर के शब्द बनाते हैं, जैसे कै मैं लै लिख दिया, तो ये बात साबित करने के लिए कि ये वर्ण आपस में मिल गए हैं, इन सभी के ऊपर से एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को क्या कहते हैं? शिरोरेखा। तो देखो हिंदी भाषा में जब हम वर्णों को आपस में मिलाकर शब्द बनाते हैं तो ऊपर से जो रेखा की जाती है उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है। फिर देखो तल बिंदु, तल बिंदु जैसे ढ, तल बिंदु, इनको तल बिंदु कहते हैं। यानी जब किसी शब्द में किसी एक वर्ण के ऊपर विशेष जोर देना हो तो उसके नीचे एक बिंदु लगाते हैं, उसको तल बिंदु कहते हैं। जैसे एक तो हम कहें कि पढ़, पढ़, और एक उसके ऊपर विशेष जोर देने के लिए हम किसी को कहेंगे पढ़। एक तो कहें कि पढ़, एक कहें कि पढ़, तो ड विशेष जोर देने के लिए इसके नीचे एक बिंदु लगाया गया है, इसको तल बिंदु कहते हैं। ये तल बिंदु प्राय अरबी फारसी के शब्दों में लगा होता है। तल बिंदु अरबी फारसी के शब्दों में लगा होता है। ठीक है। अब देखो इसके अलावा एक होता है नुक्ता। नुक्ता, ये नुक्ता क्या है? जब हम बोलते हैं क ख ग घ, तो ये प्राय जिसको हम अड़े बोलते हैं, जो आधुनिक व्याकरण में अशुद्ध है, इसको अंग उच्चारण सही है, तो अंग के साथ लगी हुई दाईं साइड में जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। ठीक है। नीचे लगा हुआ बिंदु तो तल बिंदु, अरे अंग के दाईं साइड में लगा हुआ बिंदु ये क्या कहलाता है? ये नुक्ता कहलाता है। ठीक है। अब देखो ये सामान्य परिचय से संबंधित एक ये नासिक के नाम आता है। नासिके, नासिके प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है, क का अं, च का ये, ट का अणे, त का ने और प का मैं। क वर्ग क ख ग च छ ज चाहिए। इसी प्रकार से ट का अंतिम अणे, त का अंतिम न, प का अंतिम मैं। इन प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, इनका उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए इनको नासिके कहते हैं। नासिका से होने का मतलब आवाज मुख विवर से निकलने के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, तो इनको नासिके कहते हैं। अब देखो ये अनुनासिक और निर्नुनासिक, ये क्या होते हैं? अनुनासिक और निर्नुनासिक। जब हम वर्णों का या शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी प्रक्रिया ये है, फेफड़ों से हवा उठी, मुंह से होकर के बाहर निकली। जैसे क, क मुंह से हवा बाहर निकली। एक हम इसका उच्चारण करें क, तो इसमें ध्वनि से प्रतीत होता है कि मुंह के साथ साथ हमने नासिका से भी हवा बाहर निकाली है। तो निर्नुनासिक वो होते हैं जब फेफड़ों से उठी हुई हवा सीधी मुख से बाहर निकले, मुंह से बाहर निकले, वो उच्चारण निर्नुनासिक कहलाता है। अनुनासिक, इसमें मुंह के साथ साथ फेफड़ों से उठी हुई हवा नासिका से भी बाहर निकले, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। और ये लिखने के लिए, ये पहचान बताने के लिए कि हवा मुख से निकलने के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकली है, ये पहचान बनाने के लिए
ऊपर बिंदु, उस वर्ण के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते हैं, बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे अंग, एक तो है अग, एक हम इसको लिखे अंग, अग, अग का उच्चारण करेंगे तो अग, अंग, तो नासिका से हवा निकलती हुई बार प्रतीक दिखाएंगे। इस तरह से ये हिंदी वर्णमाला का पहला टॉपिक सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, अब रोजाना आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, रिट का पूरा कंप्लीट सिलेबस